नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, मैं एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हूं और मैं वेरियस ट्रायल कोर्ट्स, वेरियस हाई कोर्ट्स एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करता हूं। मेरी जो प्रैक्टिस है दैट इज प्रिडोमिनेंटली क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस। दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में मैं बात करूंगा नार्को एनालिसिस टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और साथ साथ में हम लोग बात करेंगे लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में भी। और साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे कि क्या ये जो टेस्ट करती हैं एजेंसीज या फिर पुलिस, उसकी क्या एडमिसिबिलिटी है इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से, कोर्ट्स इसके बारे में क्या बातें करते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन है तो हो सकता है ये वीडियो ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो, तो इसको आप लोग अंत तक देखना ना भूलें। और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही है कि मैं ऐसे वीडियो ब्लॉग्स बनाता रहता हूं। और अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से जो मैं वीडियो ब्लॉग्स बनाऊंगा वो आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो देखते हैं कि क्या हम आज के इस वीडियो ब्लॉग से ज्ञान अर्जन करते हैं, यानी कि हमें क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, ऐसा है, हमारा समाज काफी मायनों में तरक्की कर रहा है, जिसमें आप देखें कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी दिन भर की। और मैं आपको बात करूं डेली लाइफ की, तो जो क्रिमिनल्स भी हैं, अगर आप देखेंगे कि उनके अपराध करने का तरीका भी अब चेंज हुआ है। इसके चलते दुनिया भर में कई देशों में, यहां तक हिंदुस्तान में भी ये नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट एटसेट्रा को जो है तवज्जो मिला है। हमारे देश में जो जिस हिसाब से मीडिया का डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद से ये भी हुआ है कि मीडिया ट्रायल्स भी होते हैं और कई बार पब्लिक इंटरेस्ट को याद में रखते हुए या ध्यान में रखते हुए ऐसा होता है कि कई बार डिमांड आती है समाज से, सोसाइटी से या फिर मीडिया हाउसेस के थ्रू कि किसी केस विशेष में जो है इस तरह के टेस्ट किए जाएं, तो जिनके चलते जो है ये जो लॉ एजेंसीज हैं इनके ऊपर दबाव बनता है और केस का निस्तारण करने के लिए वो इन टेस्टों को जो है करती हैं अभियुक्तों के ऊपर। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है, बेसिकली ये है क्या, तो ये एक ग्रीक वर्ड है जो है कि नार्क, जिसका मतलब है एनेस्थीसिया देना, और टूपर। एनेस्थीसिया आप समझ लीजिए क्लिनिकल टर्म्स में जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो उसको ये एनेस्थीसिया दिया जाता है। और एनेस्थीसिया की एक स्पेशल पढ़ाई भी करते हैं डॉक्टर लोग, और कुछ जो डॉक्टर होते हैं वो विद्वान होते हैं एनेस्थीसिया के प्रोसेस में कि किसको कितना एनेस्थीसिया देना है। अब इन टेस्टों को करने के लिए बेसिकली एक डॉक्टरों की एक टीम होती है, जिसमें साइकाइट्रिस्ट और एनेस्थीसिया देने वाले, साथ साथ वीडियोग्राफर एक्सेट्रा, ये डॉक्टरों की टीम होती है जो इस तरह के टेस्टों को करती है। अब समझते हैं कि क्या ये टेस्ट करना किसी हिसाब से जो अक्यूज पर्सन है उसके संवैधानिक अधिकारों का जो है उल्लंघन है। तो देखिए, सीधी बात है कि ये जो टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट में अक्यूज पर्सन के ऊपर जो है एनेस्थीसिया देकर ये जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो साइकेट्रिक विज्ञान के जो जानकार हैं, जो साइकोलॉजी को समझते हैं, वो जो है उस अभियुक्त विषय से, उस क्राइम में जिसमें वो संलिप्त है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने की बात करते हैं, तो जो कि सीधे वायलेशन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) का, यानी कि आर्टिकल 23 का, जो अगर आप देखें बात करता है कि जो कोई अक्यूज पर्सन है, नो अक्यूज पर्सन ऑफ ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, इसका वायलेशन करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी के ऊपर अगर उस अभियुक्त की मर्जी के बगैर अगर ये टेस्ट किए जा रहे हैं, तो ये उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो उसके संवैधानिक
अधिकार हैं, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका वायलेशन समझा जा सकता है। अब एक और चीज है, अगर आप ये देखें कि कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि बेसिकली बात करता है कि किसी क्रिमिनल मुकदमे का जो है ट्रायल किस हिसाब से होगा, उसमें जो है इस तरह के टेस्टों के बारे में कहीं कहा नहीं गया है कि किसी मुकदमे को प्रूव करने के लिए टेस्ट किए जा सकते हैं। अभी तक जो हाल फिलहाल का जो स्टेटस है उसके हिसाब से इसमें कहीं नहीं कहा गया है। अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट इसके अगेंस्ट जो कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका एक सेक्शन है जो कि है सेक्शन 161। वो कहता है कि ये जो अभियुक्त है उस अभियुक्त के पास साइलेंस अपनी मेंटेन करने का एक अधिकार है जब उसके ऊपर कोई आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये उसके जो है ये जो टेस्ट हैं बेसिकली उसके खिलाफ। लेकिन 161(2) में ये भी लिखा गया है कि जब किसी अभियुक्त से सवाल पूछे जाएंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, तो उसको जो सवाल पूछे गए हैं उनका सही से जवाब देने की उसको जरूरत है। और इसी का फायदा उठा करके एजेंसीज जो है ये सारे टेस्ट कराती हैं। हम साथ साथ में एक और डिस्कशन करेंगे कि जो पुलिस के सामने जो दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनका मतलब क्या है। तो अगर आप देखेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के कुछ सेक्शंस हैं जिनको मैं आपके सामने उल्लेखित करूंगा। अगर आप इनको ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शंस 24, 25, 26, ये जो सेक्शंस हैं ये बात करते हैं कि जो कन्फेशन है अभियुक्त पर्सन का वो जो है इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से नहीं होना चाहिए। जो पुलिस ऑफिसर के सामने जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर को जो जुडिशियल पुलिस कस्टडी में जो कि कोर्ट के द्वारा दी गई है उसके दौरान जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनका कोई मतलब नहीं है अगर आप ट्रायल की बात करेंगे। लेकिन एजेंसीज जो हैं एक और जो है सब सेक्शंस हैं, एक और इंडियन एविडेंस एक्ट का एक सेक्शन है जिसकी अगर आप बात करें जो कि बात करता है ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट जो कि है सेक्शन 45। साथ ही साथ सेक्शन 45A ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। ये इन सेक्शंस का फायदा उठाते हुए पुलिस के जो अधिकारी हैं ये कोर्ट के सामने दरख्वास्त देते हैं और क्योंकि अभियुक्त जो है पुलिस कस्टडी में रहता है तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब दरख्वास्त दी गई होती है पॉलीग्राफिक टेस्ट, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट एक्सेट्रा के लिए, तो उनको अमूमन परमिशंस मिल जाती है मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से। लेकिन फिर मैं एक बार से आपको हवाला दूंगा कि आर्टिकल जो 20 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसका ये जो है सरासर वायलेशन है आर्टिकल 23 का, आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 का। साथ ही साथ अगर आप देखें कि जो भारत के संविधान के जो अनुच्छेद हैं आर्टिकल 14, 19, 21 जो कि हैं अगेंस्ट दी राइट टू, जो कि बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी, ये उनका भी वायलेशन यहाँ पे करते हैं ये जो सारे टेस्ट हैं। हिंदुस्तान में आप देखेंगे बहुत सारे मुकदमों में जो है ये जो टेस्ट हैं वो किए गए। उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं आपको स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू, आपने उन्नाव रेप केस में भी आपने देखा। हाल फिलहाल में एक मीडिया में एक केस चल रहा है जिसका अभी मीडिया ट्रायल चल रहा है। ट्रायल तो अभी उसका मुकदमे का शुरू होना बाकी है। वो आफ्ताब वाला मुकदमा है जिसमें जो है उसका नार्को टेस्ट कराने की बात कही गई है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और वेरियस हाई कोर्ट्स ने कहा है कि इन नार्को टेस्ट की एडमिसिबिलिटी जो है तब तक नहीं है जब तक कि जो अक्यूज पर्सन है जिसके ऊपर ये टेस्ट किया जा रहा है उसकी यहाँ पर जो है परमिशन हो इन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन आप एक बात समझिए कि जो जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कोई अभियुक्त पुलिस कस्टडी में है
तो उसकी जो यहाँ पे जो है राय ली गई है, या उसका जो है यहाँ उससे पूछा गया है कि क्या वो इस टेस्ट को करने के लिए ओके है, तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो अभियुक्त पुलिस कस्टडी में होते हैं, पुलिस जो भी उनको करने के लिए कहती है, क्योंकि उनको थ्रेट रहता है। कई बार ये भी ऑब्जर्वेशन में आया कि कई ऐसे सारे टेस्ट की परमिशन लेने के लिए कई सारे गैर कानूनी तरीकों का जो है इस्तेमाल किया पुलिस ने, यहाँ तक कि कई बार जो है जो अभियुक्त पर्सन होते हैं उनके घर वालों और बाकी लोगों के थ्रू इन अभियुक्तों के ऊपर दबाव डाला जाता है। और कालांतर में होता ऐसा है कि क्योंकि डिफेंस भी ये सजेस्ट करता है कि भाई पुलिस को दिए गए एविडेंसेस का कोई मतलब नहीं है, तो देयरफॉर अगर आप इसमें अगर आपका कंसेंट भी लिया जा रहा है तो ये ट्रायल में स्टैंड नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, पुलिस को दिए गए जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसा कि हमने बात किया सेक्शन 23, 24, 25 और रीड विद सेक्शन 45 एंड 45A इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, यहां तक तो ये लागू होते हैं। लेकिन अगर इस तरह के टेस्ट को करने के बाद में अगर कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये जो आफ्ताब वाला मुकदमा है, अगर उसमें नार्को टेस्ट करने के बाद में अगर ये आफ्ताब से पुलिस निकलवा लेती है कि उसने फला जगह पर जो है हत्या करने के बाद में बॉडी का कोई पार्ट छिपा के रखा हुआ है, और फिर उसको वहां से रिकवर करा लेती है, तो ऐसी स्टेज में ये दावा डिफेंस का कि पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट्स जो है कोर्ट में ट्रायल के दौरान नहीं स्टैंड करेंगे, इसमें मुश्किलात आ सकती हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो कई सारी सिचुएशंस में जो कोर्ट हैं उनको भी ये लगता है कि जो अपराध इस कैटेगरी के अपराध हों, जिसमें जो है समाज में एक एग्जाम्पल लीड करना है, तो ऐसी सिचुएशंस में डिफेंस के लिए काफी मुश्किल ये बात होती है कि पुलिस को दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बाद में जो कोरोबरेटिव एविडेंसेस हैं, जो एविडेंसेस की जो चेन बनती है, उसमें अभियुक्त को जो है दोष मुक्त कराना डिफेंस के लिए काफी टेढ़ी खीर हो सकती है। आप एक और केस देख लीजिए। केस है राजू जॉर्ज वर्सेस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें जो है पॉलीग्राफिक ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस की अगर आप बात करें तो इस पे जो है कोर्ट ने सहमति भी दी। उन्होंने कहा कि अब इन्वेस्टिगेशन जो है कन्वेंशनल मेथड से नहीं हो सकता है। समाज में जो सिनेमा होता है वो समाज का दर्पण होता है। आपने शायद पेंडेमिक के दौरान इंटरनेशनल सिनेमा को शायद देखना शुरू किया गया होगा, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि इनफैक्ट सीरीज हैं जो कि बात करती हैं साइको किलर्स एटसेट्रा के बारे में। तो ऐसे सिचुएशन में जब जो अभियुक्त है उसने पूरी प्लानिंग के तहत जो है कोई अपराध किया है, जैसे कि जो एजेंसी है उसको कोई ट्रेस नहीं मिल पाए, तो ऐसे केसेस में अगर आप मॉरली बात करें, समाज के हिसाब से बात करें, तो शायद ऐसे टेस्ट को करना जरूरी हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें जुडिशियल एडमिसिबिलिटी, एथिक्स और ह्यूमन राइट्स का अगर हम समावेश करके देखें, तो दुनिया भर के जो सभ्य समाज हैं उनमें इन टेस्टों के ऊपर जो रिलायंस है वो थोड़ी सी कम है। यानी कि इन टेस्टों को जो है पूरे तरीके से जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये बात जरूर है कि कुछ केसेस में इन टेस्टों को किया जाता है और उसके बेसिस पे आगे बढ़ा जाता है। काफी सारे ऐसे मुकदमे भी रहे हैं जिनमें ये पता चला है कि ये टेस्ट जो है पूरी तरह से काम नहीं करते हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग इन टेस्टों के बारे में थोड़े से प्रिपेयर्ड रहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई हैबिचुअल लायर है तो उसके अगर आप पॉलीग्राफी टेस्ट कर रहे हैं तो कई बार ये देखा जाता है कि वो आप उसके झूठ को उसमें आप नहीं पकड़ पाएंगे। अब एक और चीज है कि हमारे कोर्ट जो है, अगर आप अपने होशो हवाश में नहीं है और उसके दौरान अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके बेसिस पे आउटसाइड कोर्ट अगर आपने ऐसे स्टेटमेंट्स या कन्फेशंस दिए हैं तो उनको जो है कोर्ट में एडमिसिबल नहीं माना जा सकता है। देखिए, इन कंक्लूजन आई विल से हमारा जो समाज है वो काफी तरक्की कर रहा है, साथ साथ इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर रही हैं। ये जो टेस्ट हैं ये क्लिनिकल टेस्ट हैं,
क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से इनकी एडमिसिबिलिटी नहीं है, तो शायद इन टेस्ट को अगर अच्छे तरीके से लेना है और इनके बेसिस पे अगर कन्विक्शन करना है तो स्टेट्स को चाहिए कि वो, यानी कि सरकार को चाहिए कि वो जो है इनसे रिलेटेड कानून भी बनाए, क्योंकि कानून बनाने के बाद में जो है जुडिशरी विल हैव टू एक्सेप्ट दोज लॉज। बट अगेन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हमेशा से इसका एवेल्युएशन किया जाएगा कि जो कानून बनाया गया है क्या वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं करता है। तो एक बार फिर मैं आपको रिआइट्रेट करूं कि नार्को टेस्ट हो, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, इनकी एडमिसिबिलिटी जो है एक्सपर्ट की ओपिनियन के साथ में आती है। तो अगर ये टेस्ट किए गए हैं आपके ऊपर और इनके बेसिस पे प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा आपके खिलाफ स्टैब्लिश करना चाहती है, सो देन यू विल हैव टू मेक श्योर that you use these sections. Those are there in Indian Evidence Act, which is 25, 26, 27, and also जो expert opinions हैं, experts का भी आप अच्छे तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करें, जिससे कि आप अपने लिए जो है एक सॉलिड डिफेंस आप क्रिएट कर पाएं। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर से रिआइट्रेट करूंगा कि पुलिस को दिए गए कन्फेशंस का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो आउटसाइड कोर्ट दिए गए कन्फेशंस होते हैं और कोर्ट में उनकी एडमिसिबिलिटी कम होती है अनटिल अनलेस उनको ऐड करते हुए कोई और कोरोबरेटिव एविडेंस या कोई और एविडेंस इन चेन नहीं है जिसको पुलिस जो है साबित करेगी आपके खिलाफ। तो दोस्तों ये एक मेरा वीडियो ब्लॉग है, आई होप ये शायद 16-17 मिनट का हो गया है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर नार्को टेस्ट की बात करें, ब्रेन मैपिंग टेस्ट की बात करें या फिर पॉलीग्राफ या लाइट डिटेक्टर टेस्ट की बात करें तो उनकी एडमिसिबिलिटी जनरली कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं है अगर कोई उनके साथ में कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं है। तो इस वीडियो ब्लॉग को आप लोगों ने देखा इतनी देर, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जो मैं वीडियो ब्लॉग्स बनाऊंगा वो आपके पास आनंद फानंद में पहुंचेंगे अगर आपने बेल आइकन दबा के रखा हुआ है। कमेंट्स भी दीजिए, शेयर भी करिए इस वीडियो ब्लॉग को जितना भी आप कर सकते हैं, क्या पता किसी के लिए आवश्यक हो। आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।